अडानी ग्रुप वर्सेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ये अब केवल इन दो किरदारों तक निर्भर नहीं रहा है, इसमें नए किरदारों की एंट्री हो गई है। कौन से किरदार हैं? LIC है, SBI है, विदेशी संस्थाएं हैं, क्रेडिट स्विस है, सिटी बैंक है, हेज फंड मैनेजर्स हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे किरदार लास्ट 8-10 दिन में इसमें ऐड हो गए। सांसद आ चुके हैं, नेता आ चुके हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और अभी हाल फिलहाल में वीकेंड में कुछ और चीज़ें गतिविधि हुई हैं। ऐसे में अगर आप इस ग्रुप में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, करने का सोचा था या पैसे अटके हुए हैं, तो क्या करना चाहिए, मुझे क्या लगता है इस पूरे मामले में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थोड़े फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे आगे क्या हो सकता है। डिस्क्लेमर, बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, ये केवल आपके एनालिसिस और लॉजिक बेस्ड सामने मैं रखूंगा। सबसे पहली चीज आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, 2019 के आसपास इन्फोसिस पे एक विसल ब्लोअर का एक रिपोर्ट आया, जिसके बाद इन्फोसिस का शेयर ताश के पत्तों की तरह 1-2 दिन के लिए ढह गया। इन्फोसिस की मैनेजमेंट ने सामने आया और उन्होंने इसको पूरी तरीके से गलत प्रूफ किया। मार्केट ने रिएक्ट किया, मार्केट ने बोला वी सपोर्ट इन्फोसिस, और वहां से वो पूरी तरीके से पलट गया। दैट इज सिचुएशन नंबर 1। पहला लेसन क्या है? पहला लेसन इन्फोसिस वाले केस में है कि जैसे ही मैनेजमेंट ने पॉजिटिव बोला, राइट अवे वहां पर रिफ्लेक्शन आया। आप में से कुछ लोग कहोगे दादा अडानी एंटरप्राइज 35% के लोअर सर्किट पे था और वहां से ये पलट के एकदम ऊपर चलेगा। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है, मैंने तुक्के में कहा था मैं एक शेयर ले रहा हूं और मैंने एक शेयर ही लिया था उस समय पे, जस्ट उनका जो वो 107 to 1073 पे, और मैंने बोला देखते क्या होता है। और वो तो भैया एक ही दिन में बढ़िया 60% 50% का रिटर्न बना है, लेकिन एक ही शेयर लिया है, डोंट वरी, उसको मैं एडिट करके कहीं नहीं डालने वाला हूँ जैसे बाकी डालते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इन्फोसिस के केस में उसी दिन रिएक्शन आ गया जिस दिन मैनेजमेंट ने जस्टिफिकेशन दी, लेकिन इस ग्रुप के केस में जिस दिन जस्टिफिकेशन दी उसके भी 4-5 दिन तक ढहता गया मार्केट कैप, एंड जस्ट बेस्ड ऑन 1 डे का शॉर्ट कवरिंग वी कैन नॉट स्टेट कि आगे ये कभी नहीं गिरेगा। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज, आपको एक चीज मैंने जो नोटिस करी है, शायद आप लोगों ने भी नोटिस करी है, हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्य वाली चीज है कि जब भी कुछ समझ में नहीं आता है तो नेशनलिज्म का गेम कार्ड प्ले किया जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द फेलो क्रिएटर्स, अगर बार बार कोई नेशनलिज्म के ही गुण गा के इस ब्रांड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी वो चीजें पेड है। अभिषेक, तुमने भी एक वीडियो में ग्रुप की तारीफ करी थी, आपने पूरा वीडियो ही नहीं देखा। वीडियो की स्टार्टिंग में अगर मैं कुछ पॉजिटिव बता के वीडियो के एंड में स्टिल आप लोगों को पूरे ग्रुप को अवॉइड करने कहता हूं, तो उसका मतलब ये होता है कि मेरा डिसीजन आप लोगों के लिए है कि इस ग्रुप को अवॉइड करो, ना बाय करो ना सेल करो, अवॉइड करो। तो प्लीज पूरा वीडियो पहले देखिए। तो लाइक वाइज यहां पर मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ऐसे कुछ मेल्स, ऐसे कुछ रेफरेंसेस मेरे पास भी आए थे जिनको मैंने प्रेम पूर्वक डिक्लाइन किया, बिकॉज आई एम लाइक यार देखो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए इट्स ओके, आई एम अप फॉर स्पॉन्सर डील, इसमें मैं कुछ छुपाता भी नहीं हूँ, ओपनली कह रहा हूँ। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अगर मेरे को लगता है ऑथेंटिक है, आई एम फाइन विद दिस थिंग, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जस्ट टू ब्रिंग द नेशनलिज्म पार्ट मैं रेडी नहीं हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल से। तो मैंने एक चीज नोटिस और करी कि इनके सीएफओ का जब कॉन्वर्जेशन होने वाला था, आई वॉज ऑल ईयर्स टू अंडरस्टैंड इनके सीएफओ क्या कहते हैं। इनके सीएफओ टीवी पे आते हैं, बातें मेरे को थोड़ी कन्विंसिंग लगी, इस पे मैं डाउट नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा रेवेन्यूज आ रहे, कैश फ्लो आ रहे, जिस पे मैं बिलीव कर रहा हूँ। कैश फ्लो कुछ कंपनीज में आते होंगे, क्योंकि मैंने भी जब अपनी थोड़ी फंडामेंटल एनालिसिस करी उनके कोर कंपनीज, मैं हमेशा फ्लैगशिप कंपनीज की बात करूँ, स्पेसिफिकली पोर्ट्स की, तो पोर्ट 4,500 करोड़ का मुनाफा बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनका काइंड ऑफ मोनोपोली है, मैं इस पर डाउट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने नोटिस करी कि इससे पहले जब भी इनके सीएफओ ने इंटरव्यू दिए हैं तो वो फ्लैग नहीं रहता है, लेकिन इस इंटरव्यू में अचानक से एक फ्लैग आता है। चलिए इसको एक बार के लिए अगर हटा देते हैं, मैंने आपकी अदालत में गौतम अडानी जी का इंटरव्यू देखा, सच कह रहा हूँ बड़ा इंस्पिरेशनल लगा। मतलब एक सादगी के साथ जिस हिसाब से वो आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने उनके कुछ एक किसी कॉलेज में इनविटेशन था उनका कुछ सालों पहले, उसका वीडियो देखा, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करी, आपकी अदालत में उनने कोट सूट पहना हुआ था,
उसके बाद भी उनने जितने इंटरव्यू दिए कोट सूट पहना, एफपीओ के अनाउंसमेंट में कोट सूट दिया, लेकिन इस पूरे हंगामे के बाद अचानक से जब वो अपने लाइफ पे आते हैं तो वो अपने देसी कुर्ता पजामा में आ जाते हैं और वो ऊपर गांधी जैकेट पहन के आ जाते हैं। आप लोगों को एक चीज बता दूं कि एक टर्म होता है पॉलिटिकल ब्रांडिंग। आप में से अगर कोई आईएम्स में पढ़ा होगा या फिर प्री में बी स्कूल में पढ़ा होगा या कहीं पे अच्छी जगह से कहीं पे भी पढ़ा होगा या तो अच्छी रिसर्च अगर की होगी तो आपको बता दूं कि आज के टाइम पे पॉलिटिशियंस काफी सारा गेम बदलते हैं सोशल मीडिया इंप्रेशंस और परसेप्शन से। लाइकवाइज कॉर्पोरेट्स ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। आप जितने ज्यादा देसी लगेंगे उतना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट होगा, और इसमें बुरा मानने का या मेरे को कमेंट्स में जज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली फाइन, इट इज अ स्मार्ट मूव। एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। तो ये चीज मैंने नोटिस करी। लेकिन पता है अब ऑपरेटर इन चीजों को कैसे प्ले आउट करेगा ओवर द वीकेंड? मेरा हंच है, मेरी फीलिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है एक आध दिन थोड़ा वापस डिप दिखे, आपको कोर फ्लैगशिप कंपनीज जो अडानी एंटरप्राइज और पोर्ट्स है वहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग और दिखेगी। आप बोलोगे अभिषेक मतलब तुम बाय करने बोलो, पहले ही कह दिया बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ये चीज होगी। और इसका प्लानिंग ओवर द वीकेंड शुरू हो चुका है। कैसे? आपने कभी नोटिस करा है मैक्सिमम जब भी कोई राड़ा होता है, कांड होता है, पूरे हफ्ते भर पूरा बस बनता है, लेकिन सारा जो इंजेक्शन लाया जाता है उसकी रिकवरी करने की कोशिश करी जाती है वो वीकेंड पे ही की जाती है। मार्केट आवर्स पे नहीं वेट किया जाता, वीकेंड पे किया जाता है, टाइम बाय किया जाता है। और वही चीज हुई है। एलआईसी आके कहती है कि हमारा उतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन वो अपने रिपोर्ट में नाम मेंशन अच्छे से नहीं करती है। द कॉन्ग्लोमेरेट मैक्सिमम आप देखोगे आरबीआई भी दे रही है, वो कॉन्ग्लोमेरेट कह रही है। बेबी कह रही है कि हम 18 महीने पहले हमने एक वो किया हुआ है तो हमारा प्रोसेस चल रहा है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज बेबी द रेगुलेटर वो 18 मंथ से अगर अपना एनालिसिस कर रही है, अभी तक उनको इतना समय लग रहा है इस कंक्लूजन पे आने पे, which obviously raises concern कि why all these institutions are not considering these things। लेकिन मुद्दे पे आते हैं, ये लोग अपना रिसर्च कर चुके हैं, अपनी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, जिसपे एसबीआई कहता है हमारा उतना एक्सपोजर नहीं है, 0.8 0.9% का है, इनका ये है वो है, 36,000 करोड़ है जिसको लोग हल्के में ले रहे हैं। देखो पॉइंट ये है कि बैंक्स वैसे भी कोलैप्स नहीं होंगे, लेकिन द वे लिया जा रहा है ना कि ठीक है 36,000 करोड़ का ही रिस्क अंडर लिमिट है, 20,000 करोड़ का रिस्क विच इज अंडर लिमिट, वो नरेशन थोड़ा सा गलत है जो मुझे लगता है। अब यहां पे तीन चीजें मेनली उठ के आती है। जो रिपोर्ट जिनने छापी हिंडरबर्ग का जो सक्सेस रेशियो है वो 70% है। तो अडानी ग्रुप 30% में फॉल करेगा, 70% ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 70% इज अ गुड हिट रेशियो। दूसरी चीज है, अगर सारी चीजें इतनी क्लीन है तो डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से क्यों निकाला जा रहा है, एनर्जी इंडेक्स से क्यों निकाला जा रहा है? दैट इज सेकंड। तीसरा, बॉन्ड मार्केट कुछ अलग साइन दिखा रहा है। कुछ 2024 के यील्ड्स हैं वो 12% के ऊपर जा रहे हैं। काफी अनहेल्दी इंडिकेशंस बॉन्ड मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट अगर मैं वापस हिंडरबर्ग वाली चीज पे आता हूं तो हिंडरबर्ग पे एक और चीज है जो अडानी ग्रुप के फेवर में आ सकता है। कैसे? 3 से 4 साल में 50 रिपोर्ट के आसपास इन्हें निकाल दिए, 40 से 50 रिपोर्ट निकाल दिए, विच इटसेल्फ इज अ बिग नंबर कंसिडरिंग इन डेप्थ रिसर्च। पर इसमें रिपोर्ट में जो 70% गिरी भी है कंपनी, उसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि वो मैक्सिमम 1 बिलियन के अंडर रहती है, मतलब स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो स्मॉल कैप और मिड कैप को हिलाना मेरे हिसाब से इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दूसरी चीज है, जो लोग कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने बहुत बड़े शॉर्ट्स बनाए, वो पैसा बनाएंगे, उन्होंने इंडियन मार्केट में नहीं बनाया, उन्होंने बॉन्ड मार्केट में बनाया। एंड कंसिडरिंग कि वो इतनी छोटी छोटी कंपनीज को कवर किए हैं, अदर देन टेस्ला जो ऑब्वियसली अच्छा खासा रिकवर कर गया, 300 के आसपास उन्होंने शॉर्ट दिया था, वहां से वो भगा था। अब कुछ लोग बोलेंगे देखो वापस नीचे, लेकिन पॉइंट ये कि उनके देने के बाद देखो आगे चल के तो किसी और रीजन के कारण, वैल्यूएशन के कारण ये ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये चीज हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से इनने बॉन्ड मार्केट में भी बहुत मेजर शॉर्ट्स नहीं बनाए होंगे। ज्यादा से ज्यादा ये प्रॉफिट बना के, अगर आईएनआर की बात मैं बोलूं तो 400-500 करोड़ का ये प्रॉफिट बना के, 600 करोड़ का प्रॉफिट बना के ये निकल जाएंगे, बिकॉज ये खुद इनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। आप खुद सोचो, अगर कंपनी छोटी है, रिपोर्ट छोटी है, लेवरेज भी वो अपने हिसाब से लेगी ताकि उसके ऊपर ये चीज भारी ना पड़ जाए, तो वो बॉन्ड मार्केट में ही वहां पे शॉर्ट करने की कोशिश कर रही है। बॉन्ड मार्केट में भी अब एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि जो अडानी ग्रीन के बॉन्ड्स हैं वो रिकवरी के साइंस नहीं दिखा रहे हैं, जो एसेट बैक नहीं है।
जितने उनके एसेट बैक हैं, अडानी पोर्ट्स और ये सब हो गए, वो थोड़ा रिकवरी का साइन दिखा रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशंस अच्छी है, थोड़े अब वहां पे प्राइसिंग उनको अच्छी लग रही है, तो जाहिर सी बात है। जो सेम चीज इक्विटी में देखी 10,000 के आसपास लोगों को हल्की पुल्की वैल्यूएशन ठीक लगी। तो पॉइंट मेरा यहां पर पहली चीज ये है कि एज अ शेयर मार्केट इन्वेस्टर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ग्लोबल मार्केट और बॉन्ड मार्केट एक बहुत बड़ा इंडिकेशन देता है, बिकॉज बॉन्ड मार्केट इज मच बिगर देन इक्विटी मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट के रिसर्चर्स आर मच क्वालिफाइड देन इक्विटी मार्केट, बिकॉज उनकी रिसर्च तगड़ी रहती है। बिकॉज किसी भी कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स करने रहते हैं, स्पेसिफिकली लाइक अडानी, तो इनको पैसा इक्विटी से ज़्यादा बॉन्ड मार्केट से मिलता है। तो वहाँ के हम रिसर्च को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं, वेटेज दे सकते हैं। तो बॉन्ड मार्केट से एक इंडिकेशन ये आ रहा है कि आने वाले समय में फ्लैगशिप कंपनी भले ही अच्छे से रिबाउंड करे, शॉर्ट कवरिंग हल्की पुल्की दिखाए आगे का, मतलब इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, बट जो बाकी कंपनीज है उनमें अभी भी थोड़ी हार्डशिप्स होंगी। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, अच्छा बाय द वे मेरा जो गला है वो ऑलमोस्ट 60-70% सही हो गया, आप सबके कमेंट्स मैंने देखे हैं, थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सा और रेस्ट दूंगा इस वीडियो के बाद, तो आई गेस और सही हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इसके लिए। एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो बॉन्ड मार्केट हमको ये क्या कह रहा है कि जो अडानी ग्रीन है, अडानी जो बाकी वाले ट्रांसमिशन गैस है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाले समय में भी चल सकता है। इनफैक्ट हमारे मार्केट में भी हमने क्या देखा लास्ट सीजन में, कि लास्ट सेशन में, कि ये अभी भी गिर रहे थे 8-10% लोअर सर्किट पे ही बंद पड़े हुए थे, लेकिन अडानी एंटरप्राइज और पोर्ट्स उनकी फ्लैगशिप कंपनीज ही ऊपर गई। नेक्स्ट चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि LIC के ऊपर जितने लोग सवाल उठा रहे हैं कि LIC, RBI, फाइनेंस मिनिस्टर ये सब तो बोल रहे सब कुछ सही है, तो मैं आपको वेरिटास का, मैंने आपको शायद कभी केस बताया होगा, तो वेरिटास के केस में क्या हुआ था, वेरिटास ने एक रिपोर्ट छापी थी एक किंगफिशर एयरलाइंस पे आज से कुछ सालों पहले। तो विजय माल्या जी ने सीधे आके बोला था तो छोटा सा रिपोर्ट है, क्या ही हिलाएगा, और ये सब बकवास है, हमारा डेट अंडर कंट्रोल है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। विद इन 2 days बैंक्स ने भी आके यही जस्टिफिकेशन दिया था, सब कुछ सही है, सब कुछ चंगा से। बाकी कुछ मिनिस्टर्स लोगों ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन गोइंग अहेड आफ्टर फ्यू मंथ्स हमने क्या देखा है वो हम सबको पता है। तो यार मैं कहूँगा कि पहली बात, जितने लोग भी रिपोर्ट निकाल रहे हैं, ये बड़ी बड़ी एजेंसीज, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, कहीं पर भी नाम लिखने में भी इनको इतना हेजिटेशन हो रहा है, लिख रहे हैं द बिग कॉन्ग्लोमेरेट, द बिग कॉन्ग्लोमेरेट। अगर आप जाके सही से पढ़ते हैं इनके नोटिस, नाम तक नहीं लिख रहे। दूसरी चीज़ है, हमारे बेबी कहती है कि 18 महीने से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, मतलब एनालाइज कर रहे हैं। वो जो बीच में एक और केस निकला था सुचिता दलाल जी के टाइम पे, और उसके पहले भी 18 मंथ से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। दे हैव नॉट गिवन अ ग्रीन और रेड फ्लैग, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी तक इनको कुछ नहीं मिल रहा है। दैट इज द सेकेंड थिंग। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर ये हो रही है कि जस्टिफिकेशन ये आ रहा है कि डोंट वरी, 30 करोड़ जो लोग इंश्योर्ड हैं उनका पैसा सेफ है, सिर्फ 36,000 करोड़ का एक्सपोजर है बैंकिंग सिस्टम का, 0.8% या 1% से भी कम एक्सपोजर है, अंडर कंट्रोल है। देखो पॉइंट तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ, बैंकिंग सिस्टम थोड़ी कोलैप्स हो गई। हाँ, एक नेगेटिव साइन जाता है, एक नेगेटिव मैसेज जाता है इंस्टीट्यूशंस को विदेश में कि ये सारी चीज़ें भारत में चल रही हैं। क्या यार, ऑब्वियस सी बात है यार। पहली बात तो ये डरना छोड़ो कि SBI खत्म हो जाएगी, LIC खत्म हो जाएगी। ये मेरे को पता है, कुछ यूट्यूबर्स ने डरा दिया है और कुछ पॉलिटिशियंस ने डरा दिया। नहीं होगी खत्म। क्यों नहीं होगी? उसका एक सिंपल सा लॉजिक है। अरे भाई 1992 में 5-10 हज़ार करोड़ का स्कैम संभाल लिया, NPS बढ़े नो डाउट, लेकिन संभाल लिया। 2000 में वापस 10-15 हज़ार करोड़ का, जिसको माना जाता है वो एक्चुअली में 30 हज़ार करोड़ का स्कैम था, उसको संभाल लिया। तो ये भी अगर मान लेते हैं कभी स्कैम निकलता, तो 30-36 हज़ार करोड़ आज के टाइम पे जितनी लिक्विडिटी हमारे बाजार में आ चुकी है वो नहीं खत्म करेगी। ऑब्वियसली NPS बढ़ाएगी और वो इंस्टीट्यूशनल फ्लो को थोड़ा सा डैम्पर करेगी। तो आपके पहला क्वेश्चन का सवाल का जवाब, भैया हम जो LIC के प्रीमियम भर रहे हैं, क्या हमारी LIC प्रीमियम भरना छोड़ दे? नहीं, गलती मत करो। LIC टिकी रहेगी जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। दूसरी चीज़ है भैया SBI, तो उसका भी आप टेंशन मत लो, वो भी चीज़ चले जाएगी। तीसरी चीज़ है हिंडनबर्ग। मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि आज से ये लिख के रख लो, आज से कुछ दिनों बाद दिस वोंट बी जस्ट अबाउट हिंडनबर्ग, इट वुड बी मोर अबाउट अदर रिपोर्ट्स जो आएंगी। क्यों? क्योंकि लोगों की
याददाश्त बहुत छोटी होती है भाई, शॉर्ट स्पैन होती है। आप खुद देखो ना, कोरोना 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 के कारण स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, अब कोई बात ही नहीं कर रहा। रशिया यूक्रेन तो लोग भूल ही गए। मैंने जस्ट अभी वर्ड बोला तो आपको याद आया गौरव, हाँ रशिया यूक्रेन भी तो चल रहा है, पुतिन भाई साहब का चल रहा है, लोग भूल ही गए। अरे भाई सुनीता छोड़ के चले गई थे राहुल के पास, 2 महीने में भूल गई। मतलब लोगों की क्षमता बड़ा वो है यार, क्या बोलते हैं अपने माइंड, याददाश्त बहुत छोटी हो चुकी है। तो दो हफ्ते में इवेंट्स चेंज हो जाते हैं। बजट अभी अभी गया है, सडनली नो वन इज इवन टॉकिंग अबाउट बजट। इतना बड़ा इवेंट इसके पीछे खिसक चुका है। तो आपको ये चीज समझनी है, ये इवेंट्स होते रहेंगे शेयर बाजार में, ये चीज निकल जाएंगी। तो रिस्क किसको है? रिस्क है नॉन एफएनओ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को। मैं तो चाहता हूं थोड़ी रिकवरी आ जाए आप लोगों को। फ्लैगशिप कंपनीज को किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करेंगे ऑपरेटर्स, इसको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब क्विकली मैं कुछ बैक टू बैक इश्यूज बताता हूं। पहला इशू कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट्स निकाले थे, पोलैरिटी पे निकाले थे, इरोस पे निकाले थे, चाइना मेटल्स पे निकाले थे, इस तरह के काफ़ी सारी कंपनीज पे निकाले थे जो करीब करीब 50 से लेकर 70-80% नीचे गए थे। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज थी जिसमें 99% भी ऊपर गए थे। तो जो नाम मैंने अभी लिए ये ऑलमोस्ट 10-15-20% ऊपर गए थे आफ्टर द इनिशियल फॉल। लेकिन ऐसी भी काफ़ी सारी कंपनीज है जो नीचे गई हैं। तो अगर इनके 35-40 रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 35-40 में से 11 कंपनीज ऊपर गई हैं, बाकी नीचे गई हैं। तो दैट इज फर्स्ट रेड फ्लैग। नेक्स्ट रेड फ्लैग क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट रेड फ्लैग ये है, जो सबसे बड़ी चीज मेरे को लगती है कि जेपीसी की मीटिंग बिठाने के लिए बोल रहे हैं, जो कि यूजुअली बहुत सारे केसेस में हमारे देश के बड़े बड़े स्कैम्स में अनर्थ किए हैं काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन स्ट्रेट अवे इस कमेटी को बिठाया नहीं जा रहा है, रिलक्टेंटली इसको अवॉइड किया जा रहा है, विच मीन्स कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, बस इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है और कवर अप हो जाएगा। ये हमारे देश की स्पेशलिटी है। अगेन सेइंग, जस्ट बिकॉज मैं ये कह रहा हूँ कि कवर अप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, डजेंट मीन कि मैं किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा हूँ। बट जैसा हमारे देश में चलता है मैं सच बता रहा हूँ, और क्या बताऊँ। नेक्स्ट जो मेरे को एक इशू लग रहा है वो ये है, डाउ सस्टेनेबल इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट जो मेरे को ये इशू लग रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि थर्ड रिचेस्ट जब बन भी गए, इनके ग्रुप को सब वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स कॉन्ग्लोमरेट का दर्जा दिया गया है। इतना ज़्यादा अगर ये कैश फ्लो बना रहे हैं तो अभी भी हमारे देश के जो टॉप 10 टैक्स पेइंग कॉर्पोरेट्स हैं उनमें तो इनका नाम ही नहीं आता है। टॉप 10-11 में इनका नाम ही नहीं है। ऐसा क्यों टॉप 10-11 में जब ये दिखा रहे हैं कि इनके पास इतने एसेट्स हैं, इतनी कमाई होती जा रही है, कैश फ्लो विच देयर सीएफओ इज सेइंग, वो क्यों नहीं हो रहा है? नेक्स्ट जो इशू मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, प्लेजिंग की बात है। 2020 में 50.17% का प्लेज था, और जो गिर नहीं 50.27 नहीं 50.37% का था, जो गिर के अब 17% हो गया है, जिसका एक पॉजिटिव साइन तो बिल्कुल है कि प्लेजिंग कम हो गई है। लेकिन ये मेरे को लग रहा है हो सकता है पॉसिबिलिटी ऑफ लोन रीस्ट्रक्चरिंग भी हुई हो। लोन रीस्ट्रक्चरिंग कैसे हुई होगी? अभी एक सिंपल सा है, इसको समझने की कोशिश करो। मुझे बैंक ने दिए हैं 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये दिए हैं, बदले में मैंने इनके सामने मेरी एक एसेट रखी हुई है जिसका कॉस्ट है 120 के अगेंस्ट में मुझे 100 रुपये दिए गए हैं। अब जस्ट इमेजिन, मैं अपने दूसरे रिसोर्सेज से अगर धीरे धीरे करके वो जो 120 रुपीज़ का एसेट है उसका प्राइस, अच्छा, और बैंक बोलती है कि भैया आपके कोलेट्रल के परसेंटेज के बेसिस पे ही आपका लोन चल रहा है, तो अगर मान लो ये 120 रुपीज़ की मैं वैल्यू थ्रू सम मीन्स अगर मैं लेके चला जाता हूँ 720, तो कहीं ना कहीं प्लेज वर्सेस मेरा लेंडिंग का रेशियो तो कम ही हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर इसकी प्राइस बढ़ गई तो रिलेटिव टर्म्स में मेरा प्लेज घट गया। हो सकता है शेयर्स बढ़ा दिए गए हों, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो मुझे यहाँ पर एक लोन रीस्ट्रक्चरिंग की बू आ रही है। तो देखने में तो लग रहा है कि 17% प्लेज है, बट अगर हम रिलेटिव टर्म्स में देखें, अगर वही शेयर प्राइस वापस नीचे आ गया तो यू नेवर नो कि ये वापस 17% से किसी 2-4 क्वार्टर के बाद आपको वापस 20% 30% पे दिखने लग जाएगा। दैट इज अनदर थिंग। नेक्स्ट चीज आपको ये चीज समझनी है कि कहीं सही में जो एलिगेशंस लगे हैं कि कोविड के वायरस के बाद, फॉल के बाद जिस तरह से रैम्पेंट राइज हुआ है, तो कहीं वो पंप एंड डंप तो नहीं है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ये चीज़ भी हो सकती है, बिकॉज अचानक से अगर आप सोचो कोई 100 रुपए का शेयर 1000 रुपए पे पहुंच गया हो, तो अगर कोई ऑपरेटर उसको 400 रुपए 500 रुपए 600 रुपए पे भी काटता है तो उसका कुछ नहीं जाता है। तो ऊपर से भले ही शेयर 50-60% गिरे हों, ऑपरेटर ने यहाँ पर पैसे
कमाए ही होंगे विदाउट एनी डाउट। एंड फाइनली जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमेशा एक क्लॉज निकलता है, इतनी अच्छी अगर कंपनी और ब्रांड है तो म्यूचुअल फंड्स इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हैं, कोई भी बड़ा म्यूचुअल फंड ने अभी तक पैसा इसमें क्यों नहीं डाला है। तो ये सारी चीज़ें इस पर कंसर्न बनाती हैं। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड हम ये कर सकते हैं, LIC और SBI बंद नहीं होगी, तो ये र्यूमर फैलाना बंद करो। दूसरी चीज़ है, हिंडनबर्ग भले ही छोटी है बट उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। हालांकि इससे पहले ने सिर्फ छोटी कंपनीज को ही टारगेट किया है, लेकिन जैसे मैंने बताया वेरिटास की रिपोर्ट ने किंगफिशर एयरलाइंस को हिलाया था, तो वी कैन नेवर से कि ये नहीं होगा। तीसरी चीज, आने वाले कुछ सप्ताह में ऑपरेटर्स ट्रैप करेंगे और ये सेंटिमेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक है। मैं गलत हो सकता हूं और मैं बाय सेल बिल्कुल करने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे को यहाँ पे हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग की बू आ रही है कि हो सकता है ये आपको घुमाने के लिए शॉर्ट कवरिंग करेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर, अचानक से डिप करके ऊपर ले जाएंगे। दैट इज थर्ड। चौथा, रिस्क है बिकॉज बॉन्ड मार्केट भी ये बता रहा है कि अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट, ऑब्वियसली अगर फ्लैगशिप कंपनी के थ्रू सेंटिमेंट थोड़ा सही करने की कोशिश करे तो ठीक है, बट ये वाली चीज यहाँ पर रिस्क है। पांचवी चीज है, अभी भी मैं कहूंगा अगर आपका पैसा आपको करना ही है, अगर आपको खतरों का खिलाड़ी बनना ही है, तो फ्लैगशिप कंपनीज ही ठीक है। बिकॉज अभी तक जितना मेरे को पता है, एलिगेशंस भले बहुत सारी लगी है, लेकिन किसी भी बैंक ने आके ये अभी तक क्लेम नहीं किया है कि अडानी ग्रुप ने कोई भी लोन पे अभी तक डिफॉल्ट किया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कैश फ्लो आ ही रहोगे, भले जिस जुगाड़ से भी आ रहे हो। तो अभी तक जब तक इसने डिफॉल्ट नहीं किया तब तक ठीक है। फाइनली एक सिंपल सी चीज आप लोगों को मैं आज भी कहूंगा, लास्ट 2-3 वीडियो से कह रहा हूं कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर कंपनीज, आप उन पे निवेश करो। जरूरी नहीं है यहीं पे खतरों का खिलाड़ी बनना है। अगर बनना भी है तो अपने पूरे पोर्टफोलियो का नॉट मोर देन 10% यहाँ पर एलोकेट करो। कल को अगर कुछ उलट पुलट हुआ तो आप संभल के रहो। लेकिन जाते जाते मैं एक बहुत ही क्रूशियल हिंट आपको देके जाऊंगा, जो मुझे चार्ट्स बता रहे हैं। चार्ट्स मुझे ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में मार्च मिड के बाद, मार्च अप्रैल के आसपास, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, मे बी बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ सकता है। यहां से भले ही हम अभी रिकवरी करें, कवरिंग करें, ऊपर जाएं, सब कुछ हो, लेकिन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी मार्च अप्रैल के बाद हमें एक बहुत बड़ा आउटफ्लो दिख सकता है फंड मार्केट से। ऐसा क्यों, अगर वो आपको जानना है तो कमेंट्स में आप अडानी लिख दीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।